नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे वो सभी दोस्त, मेरे वो सभी चाहने वाले, मेरे चैनल के वो सब्सक्राइबर जिन्होंने या तो मेरी बुक को पढ़ा है या मेरे साथ किसी न किसी तरीके से हमेशा कनेक्टेड रहे। आज मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए और आकर आपने हमारी वीडियोस के व्यूज़ को बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, 17,000 के बारे में हमने बात करनी शुरू करी आज से 2 दिन पहले और मार्केट ने हमें 17,000 के ही लेवल दिखाए। और जब हमने 17,200 की बात की तो मार्केट ने 17,200 के लेवल दिखाए। और दोस्तों, आज हम और आप डिस्कशन करके चलेंगे कि कल है आरबीआई की पॉलिसी और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं मार्केट की। तो मैं आपके इस सहयोग के लिए आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और वो सभी दोस्त जो आते ही इन वीडियोज़ को लाइक कर देते हैं, इनको एक्सपेंड करने में मेरी हेल्प करके चल रहे हैं, उनके नाम मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। दोस्तों, आज के डिस्कशन में मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूँगा कि आज मार्केट ने किस तरीके का अपना ट्रेंड इस्टेब्लिश किया, प्रोफेशनल्स ने किस तरीके की बाइंग की है और किस तरीके की सेलिंग। और दोस्तों, परसों होने वाली है एक मंथली एक्सपायरी। और दोस्तों, ये जो मंथली एक्सपायरी होगी ये बहुत वोलेटाइल होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। दोस्तों, ऐसा स्टॉक्स में देखने को मिलता है और ऐसा ऑप्शन चेन से भी दिखाई देता है। मैं आपको बहुत डिटेल में सब कुछ समझाने की और सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है, जिसमें फर्स्ट के अंदर मैंने पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आरबीआई पॉलिसी को कवर किया है और अब मैं इसके इस सेकेंड पार्ट के अंदर स्टॉक मार्केट पर हो सकने वाले पॉसिबल इम्पैक्ट के बारे में बात आपसे कर चलूँगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आज हमारा जो मार्केट है, और दोस्तों मैं आपसे फिर ये कहूँगा, ये बात आप मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप हमेशा याद रखें, मैं किसी भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता। मेरे पास जो लिमिटेड साधन है जिनसे मैं जिस चीज़ को जहाँ अच्छे से देख पा रहा हूँ, यूज़ कर पा रहा हूँ, एज इट इज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन उनके साथ अटैच्ड होती हैं, क्योंकि दिन भर मैंने वही ऑब्जर्व किए होते हैं। देखो दोस्तों, आप अगर इन 2 दिन के मार्केट के कामकाज को बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो 17,200 का हमारा लेवल और मार्केट ने 17,200 हमें दिखाया। और दोस्तों, 17,200 से गिरने के बाद मार्केट 17,200 तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों ये प्रयास एक विफल प्रयास रहता है और मार्केट के अंदर इसी जगह से फिर वापस से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन क्या ये सेलिंग मार्केट को एक क्रैश की तरफ लेकर जाती है? तो मेरा जवाब है यहाँ पर ये कि मेरे भाई, क्रैश केवल तब आता है जब बेचने के लिए सेलर्स को बायर्स ना मिलें और बायर्स किसी बहुत दूर की जगह पर अपने ऑर्डर्स लगाकर बैठे हों। तो दोस्तों, जनरली क्या होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, और दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर्स के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं, मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर भी रहा होता हूँ। दोस्तों, 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 17,000। दोस्तों, इन 200 दिन के मूविंग एवरेज का सीधा सा मतलब ये निकल कर आता है कि टॉप 50 कंपनियों ने एक साल के अंदर क्या कामकाज किया और आज उनकी मार्केट वैल्यूएशन जो बनती है उसका एवरेज प्राइस 200 दिन में क्या निकल कर आता है। और इनकी जो वैल्यूएशन बनती है वो नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर चलोगे करंट मार्केट प्राइस से, तो ये उनकी मार्केट वैल्यूएशन निकल कर आती है। कोई भी बिजनेस इसी वैल्यू टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। देखो दोस्तों, अब अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ, क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता कि निफ्टी अपने 200 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जा सकता हो? तो दोस्तों, मेरा जवाब है ऐसा बहुत बार हुआ है कि निफ्टी अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया है, 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे गया है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो हमेशा वहीं रहा हो और रिकवर कर ना आया हो। जिस समय निफ्टी 7,500 की बात भी चलती थी और निफ्टी ने नीचे गिरने के बाद अपने 10,000 के लेवल को टच किया था, दोस्तों तब भी मैं आपसे कहता था कि ये अपने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा और रहेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को कुछ ऐसे बैलेंस करके चलते हैं कि 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि इस 17,000 के लेवल के पास ही मार्केट पार्टिसिपेंट ने बाइंग क्यों की? तो मेरा जवाब इसमें यह है कि ये जो 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये उनके लिए एक क्वेश्चन का काम कर रहा था। तो अगला सवाल ये बनता है कि क्या मार्केट के अंदर सेलिंग स्टॉप हो गई है और क्या मार्केट में बायर्स ने
अब सच में बाय करना शुरू कर दिया है, तो क्या हमें भी मार्केट के अंदर बाय कर लेना चाहिए? तो आज मैं आपके साथ दो बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लेकर आऊँगा। आज मैं पूरे दिन मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। मेरी ऑब्जर्वेशन मार्केट में बहुत कन्फाइंड थी। मार्केट जब यहाँ निकला है तो देखिए ये 15 मिनट की कैंडल है। जिस 15 मिनट की कैंडल ने मार्केट के नीचे एक हमारे को एक लो दिया। दोस्तों इस लो की वजह से दोस्तों 16,988 का लेवल ये ब्रेक हुआ, और जब ये 16,988 का लेवल ब्रेक हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश से बढ़कर बियरिश बन चुका था कि मार्केट में अब मार्केट के अंदर सेलर्स इस जगह पर आ गए हैं कि उनको जो बायस मिल रहे हैं वो केवल 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मिलते हैं। तो ऐसी जगह पर हमें अपने व्यू को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब मैं ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व कर रहा था तो 17,100 की पुट के ऊपर एक अच्छी पुट राइटिंग थी। दोस्तों 17,000 की पुट के ऊपर भी पुट राइटिंग थी। अब अगर मार्केट 16,988 के लेवल के नीचे गिरा तो 17,000 की पुट के जो राइटर्स हैं उनको डर होना चाहिए था, और उस जगह पर 17,000 की पुट के राइटर्स को भागना चाहिए था, और भागना चाहिए था टुवर्ड 16,800, टुवर्ड 16,500। पर दोस्तों मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इधर तो पुट की वैल्यू बढ़ी और उधर कॉल पुट राइटिंग भी बढ़ गई। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो यही सोच कर बैठे थे कि मार्केट 16,988 को तोड़ने के बाद वो बियरिश हो जाएंगे, उन्होंने जाकर पुट को बाय करना शुरू करा। और बहुत सारे सेलर्स ये सोच के बैठे थे कि थोड़ा सा पुट महंगा हो जाएगी तो हम भी जाकर इस पुट को बेच देंगे। तो दोस्तों अगर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिनको एक बड़ी वोलेटिलिटी से बड़े नुकसान का सामना काफ़ी पीछे से करना पड़ा है, आज उनकी कन्विक्शन 17,000 के पुट पर राइटिंग की दिखाई देती थी। दोस्तों ये वो वजह थी जिसकी वजह से हम लोगों ने अपनी बुलिश पोजीशंस को क्लोज नहीं किया। दोस्तों बेयरिश पोजीशंस को आज मैं क्लोज करके जाना चाहता था, मतलब मेरा व्यू मार्केट के लिए बुलिश बन चुका था और मैं ये सोच के चल रहा था कि आज मैं अपनी बेयरिश पोजीशंस क्लोज करके चला जाता हूँ। दोस्तों मैंने अपने साथ जुड़े क्लाइंट्स के साथ में इसको डिस्कस किया। दोस्तों बहुत सही जवाब मुझे निकल कर आए, और दोस्तों सच में मैं आपको बताता हूँ ये एक एक्सपीरियंस है। जब आप सेम तरीके की सोच वाले लोगों के साथ मिलकर मार्केट को डिस्कस कर रहे होते हो तो जो आउटपुट्स निकल कर आते हैं माइंड ब्लोइंग होते हैं, अमेजिंग होते हैं। दोस्तों आप लॉजिकली समझ के चलो, किसी भी रिसर्च एनालिस्ट के पास आपकी जो फीस आती है 7,000 8,000 रुपये एक महीने की आती होगी, और दोस्तों उसके लिए वो सुबह से लेकर शाम तक जब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है और आपके साथ पोजीशंस को शेयर कर रहा होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव एक और महीने की 8,000 की फीस नहीं होता। ऑब्जेक्टिव उसका सिर्फ यही होता है कि मैं आपको बेस्ट आउटपुट निकाल के दिखा सकूं और मेरा क्लाइंट बेस्ट रिजल्ट निकाल कर दिखा सके, कि हम दोनों मिलकर एक यूनिटी की तरह काम करें और यूनिटी के साथ हम लोग आने वाले वक्त में मिलकर एक पहचान बना पाएँ। तो दोस्तों मेरे को जवाब कितना बढ़िया मिला, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मुझे जवाब ये मिला कि अगर हम अपनी बुलिश पोजीशंस पर इतना ज़्यादा भरोसा कर कर चलेंगे कि हम वो सारी बेयरिश पोजीशंस जिन्हें आज या तो कम प्रॉफिट में या कुछ लॉस के अंदर काट कर चले जाएंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला, उस कंडीशन में हमारी बुलिश पोजीशंस को डिफेंड करने के लिए कोई भी हमारी बेयरिश ओपनिंग नहीं होगी। और इसके अलावा अगर हम लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो हमें मिल सकता था अपनी आज की इन पोजीशंस की वजह से, जिनके अंदर हमारी एंट्री काफ़ी पुरानी है, हमें अपनी इन एंट्री से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो ये छोटा सा रिस्क हम लोग ले जाते हैं और हम लोग अपने पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी हिम्मत की बात चाहिए जब आप प्रॉफिट में बैठे हो किसी पोजीशन में और आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हो। दोस्तों बहुत बड़े डिसीजन की बात होती है कि जब कभी आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो और शाम को आप पोस्ट करते हो कि नो ट्रेड टुडे। मतलब मेरे पास में जो एक्सेल शीट्स आई हैं उनके अंदर जब भी लिखा हुआ है तो दोस्तों मुझे ये देखकर बड़ी खुशी होती है, तो यहाँ पर मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो दोस्तों 16,988 दोस्तों अगर मैं देख के चलता हूँ मार्केट में हर हाई के पास से प्राइस को रिजेक्शन मिला है। मार्केट पहले इस जगह पर सेल ऑफ देखता था, अगली बार उसका जो सेल ऑफ है काफ़ी नीचे 17,088 के लेवल के पास आ गया, और दोस्तों ये एक सेल ऑफ 17,100 की पुट और 17,100 की कॉल ऑप्शन दोनों में राइटिंग की वजह से क्रिएट हुआ। मार्केट पार्टिसिपेंट ने 17,100 के अकॉर्डिंग मार्केट के सेंटर को पकड़ा, और आप इसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं।
और ये आपकी समझ में आ भी रहा होगा कि 17,100 इस समय मार्केट का सेंटर है। 17,100 के कॉल ऑप्शन को और 17,100 के पुट ऑप्शन को मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने मतलब सेलर्स ने इस कॉम्बिनेशन को सेल किया है और उनकी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो ये कि मार्केट बामुश्किल 17,000 तोड़ेगा और मार्केट बामुश्किल 17,200 ब्रेक करेगा। तो बहुत ज़्यादा पोजीशंस को शिफ्ट किया गया है इस एक्सपायरी से सेकेंड एक्सपायरी में। और दोस्तों जो लोग ऑप्शन चेन के जानकार हैं, जो ऑप्शन चेन को देखकर ये समझ के चलते हैं, वो लोग इस बात को ज़रूर जानते या समझते होंगे। अब दोस्तों इसके बाद मतलब इस डेटा को मैं कहाँ जाकर चेक कर पाऊँगा, ये क्रॉस चेक कर पाऊँगा या एक और कन्फर्मेशन ले पाऊँगा। तो दोस्तों जब मैं इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पहले मैं एक बार ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेता हूँ। दोस्तों जब मैं गया ओपन इंटरेस्ट को चेक करने के लिए, तो दोस्तों देखिए मैं जिनकी भी किसी चीज़ को यूज़ करता हूँ उनके क्रेडिट्स मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं इनकी वेबसाइट। और दोस्तों मेरे पास किसी का कोई भी मतलब कोई एफिलिएट लिंक वगैरह ये नहीं है और मुझ में इनमें से किसी का कोई स्पॉन्सरशिप या पैसा नहीं आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है 17,100 के कॉल ऑप्शन के ऊपर होने वाली कॉल राइटिंग। दोस्तों इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं 17,000 के पुट पर होने वाली पुट राइटिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे गिरा और मार्केट के नीचे गिरने पर पुट का रेट बढ़ा, तो मार्केट के अंदर पुट बायर्स आ गए और दोस्तों पुट सेलर्स ने पुट को सेल किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पुट सेलर्स ने ज़्यादा कन्विक्शन के साथ पुट को सेल किया है और कम कन्विक्शन के साथ 17,000 की कॉल को राइट किया गया है। दोस्तों इसी जगह पर अगर आप जाएंगे तो 17,100 के कॉल ऑप्शन को ज़्यादा कन्विक्शन के साथ राइट किया गया है और 17,100 की जो पुट है उसको थोड़े कम कन्विक्शन के साथ राइट किया गया है। मतलब डीप इन द मनी ये जो पुट है, इस पुट के अंदर सेलर्स को सेल करते समय एक डर था और डीप इन द मनी जो कॉल है इसके सेलर्स को भी वही डर था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर मार्केट मोर बियरिश और लेस आपके पास में बुलिश मूवमेंट्स हैं जो में दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे की जो मूवमेंट्स हैं वो इस एक्सपायरी के अंदर तो हमें ब्लॉक देखने को ही मिलते हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, डेटा सब आपके सामने है और डेटा को देखने के बाद दो लोग जब तक दो एनालिसिस नहीं करेंगे मार्केट में बाय या सेल के ऑर्डर्स कैसे जनरेट होंगे। अब देखो दोस्तों, मार्केट पार्टिसिपेंट क्या सच में ही इसी रेंज बाउंड मान के चल रहे हैं? मार्केट पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा बुलिश हैं या बेयरिश हैं? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा बेयरिश हैं तो आज 17,000 के ऊपर मार्केट में सेल ऑफ करने का या 17,000 पर मार्केट में बेचने का बहुत ही बढ़िया मौका था। और दोस्तों अगर आप मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हैं तो 17,000 पर बाय करने का या 17,000 के नीचे बाय करने का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था। तो क्या डीआईज या एफआईज ने इस ऑप्शन को यूज़ किया? तो हमें जाकर देखना चाहिए एफआईज का और डीआईज का डेटा। तो दोस्तों एफआईज और डीआईज के डेटा को अगर मैं जाकर देखता हूँ तो 10,245 करोड़ की सेलिंग एफआईज के द्वारा, और दोस्तों इनके साथ इनकी मजबूरी जो मैं आपको बता चुका हूँ, दोस्तों 7,421 करोड़ की एफआईज की बाइंग के साथ कुल 2,823 करोड़ की नेट सेलिंग निकल कर आती है। दोस्तों यहीं अगर आप डीआईज को जाकर देखेंगे 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास, तो कुल 5324 करोड़ की इनकी सेलिंग है। और दोस्तों इन्होंने 10,000 करोड़ की जो क्वांटिटी बेची है, आप देखिए उसको खरीदने वाले 8,829 करोड़ में खरीद कर लेकर गए। मतलब 8,829 करोड़ में वो अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कर कर गए हैं और टोटल 3,504 करोड़ की बाइंग मार्केट के अंदर आज डीआईज कर कर गए हैं जो आपको दिखाई देती है यहाँ पर। अब दोस्तों अगर मैं इन सारी एक्टिविटीज़ को तो मैं कहूँगा कि बुलिश है या बेयरिश है, तो मैं एक बार आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा इस जगह पर जहाँ पर हमें सितंबर का पूरा डेटा देखने को मिलता है। दोस्तों अब आप ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस डेटा को। दोस्तों ये 27 सितंबर से तक का डेटा है और ये आपके पास में काफ़ी नीचे से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों जब आप इसको ये नीचे यहाँ से आएगा, ठीक है, जब आप इसे देख के चलेंगे 1 सितंबर से, तो दोस्तों ज़रा फिगर्स पर ध्यान दीजिएगा। 2,290 करोड़ की सेलिंग, 8,000 की करोड़ की से 8 करोड़ की सेलिंग, 811 करोड़ की सेलिंग, 1,144 करोड़ की बाइंग, 758, 2,900, 2,000, 1,000, 1,300, 1,200, 3,000, 312, 1,100, 4,000, 2,500, 2,800, 5,000। मतलब हायर साइड में जो सबसे बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली है वो 5,000 करोड़ की सेलिंग है। और दोस्तों 27 सितंबर को
जो आपके पास में सेलिंग आपको देखने को मिलती है वो 2823 करोड़ की सेलिंग है। तो एफआईज अपनी उसी एवरेज सेलिंग के ऊपर काम कर चल रहे हैं जो वो हमेशा करते ही हैं। और दोस्तों यहीं अगर आप देख चलेंगे तो टोटल इस पूरे सितंबर के महीने में इन्होंने जो ग्रॉस सेल किया 1,75,951 का, और जो ग्रॉस परचेज किया वो 1,65,580 करोड़ का। तो दोस्तों यहीं पर जो नेट सेल निकल कर आती है इनकी वो 10,371 करोड़ की पूरे महीने की सेल निकल कर आती है। मतलब पूरे महीने में ये केवल 10,371 करोड़ का ही सामान बेच कर गए हैं। और दोस्तों मतलब नेट जो निकल कर आया है मतलब सेल साइड में है। और दोस्तों यही अगर आप इन ग्रॉस सेल्स फिगर पर डीआईएस की जाएंगे तो ये इसमें से 5,168 करोड़ की पोजीशंस को बाय करके गए। यही वो वजह है कि सितंबर के अंदर मार्केट में जो इन्होंने बेचा वो हैवी वेट स्टॉक्स को बेचा और इंडेक्स हमारा नीचे की तरफ आ गया। और दोस्तों हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर आज सेलिंग थी तो इस सेलिंग को मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ये आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि वो हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर बेचकर एक तरीके से इंडेक्स को ही नीचे लाने पर मजबूर कर रहे। तो ये हमने ऑब्जर्व भी करा। दोस्तों मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, पर जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो कम से कम आपके साथ ईमानदारी से आपको बताकर चल रहा हूँ। दोस्तों अब अगर मैं इस समय के एसजीएक्स निफ्टी के चार्ट को देख के चलता हूँ तो दोस्तों 17,002 के पास एसजीएक्स निफ्टी हमारे को एक बियरिश कैंडल दिखाता है जो इस समय पर हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों उसकी वजह ये है ये एसजीएक्स निफ्टी रात को देख कर चलता है डाउ जोन्स को और दिन में देख कर चलता है इंडियन फ्यूचर्स को निफ्टी के। तो दोस्तों इस समय पर अगर आप देखेंगे बेचारे ने दिन भर में जितना भी गेन कमाया था इस डाउ जोन्स के नेगेटिव खुलने की वजह से अभी इस समय पर ये नेगेटिव है और 17,004 करोड़ दिखाकर हमारे को चल रहा है। तो दोस्तों ये सारा एनालिसिस करने के बाद मैं ये समझ पाता हूँ कि मार्केट ने अगर अपनी रेंज ये बनाई है तो दोस्तों मैं इसमें काफ़ी हद तक सही हूँ। और सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स इसके अंदर से निकल कर आए ये मैं आपको कल सुबह और पॉइंट्स के साथ में अपनी पोस्ट में अपडेट कर भी दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ मेरे इस एनालिसिस से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा और आपके इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस रही होंगी, आपके कुछ व्यूज़ बने होंगे, कुछ ओपिनियंस होंगे। हो सकता है कि आप अपने जैसे और दोस्तों को वो बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले ज़रूर देख के जाइए इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मेरी ऑब्जर्वेशंस आपके लर्निंग पर्पस के लिए हैं। इन्हें एक भी जगह पर आप कोई रिकमेंडेशन मानकर मत चलिएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेरी इन ऑब्जर्वेशंस को मेरे स्टूडेंट समझते होंगे। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो इसके बिहार पर कोई बाय या सेल की पोजीशंस क्रिएट करके चलेंगे। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी शायद ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों मैं अपनी इन ऑब्जर्वेशंस के बिहार पर मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस देकर चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।